हमारे डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं। एक वेक्टर के लिए हमेशा एक ही डायरेक्शन कोसाइंस मिलने वाला है, जिसका वैल्यू हम कैसे करके शो कर रहे हैं जी, एल एम एंड एन करके शो कर रहे हैं। डायरेक्शन रेशियोज के कितने वैल्यूज रहते हैं? वी हैव मल्टीपल वैल्यूज, बिकॉज जो भी तीन स्केलर्स आपके डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शन में रहेंगे हम उनको क्या बुलाते हैं? डायरेक्शन रेशियोज बुलाते हैं। और हमारे आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कंपोनेंट्स, सॉरी कंपोनेंट्स की जगह हम बोल सकते हैं जी कोएफिशिएंट्स रहेंगे, ये तो खुद कंपोनेंट्स है। आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोएफिशिएंट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? इट इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। मतलब अगर मेरा वेक्टर ए कुछ इस तरीके से, तो a1 a2 a3 वेक्टर ए के क्या बन जाते हैं जी, a1 a2 a3 कॉमा डाल के अगर लिखेंगे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए। b1 b2 b3 ये आई कैप, जे कैप, के कैप के कोएफिशिएंट्स है। तो b1 b2 b3 these are called as direction ratios of vector b। तो देखो हमें ये जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मिला हुआ है वो किसके टर्म में मिला है जी? किनके टर्म में मिला है जी? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एंड बी। हमने स्केलर प्रोडक्ट कल देखा। स्केलर प्रोडक्ट का मेन एप्लीकेशन क्या रहता है जी? फॉर फाइंडिंग आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और जब भी कोई एक वेक्टर होता है तो भाई उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी होते हैं एज वेल एज डायरेक्शन रेशियोज भी होते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए हमने क्या किया जी? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, मॉड बी परफॉर्म किया। जब परफॉर्म किया तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया। यहां पर a1 b1 a2 b2 a3 b3 जो भी हमारे वैल्यूज आए ये कौन है? बेसिकली दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, दिस इज द फॉर्मूला वेयर वी गेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू वेक्टर्स? ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है। एंड सिंस हमें इन दोनों में से कोई भी अगर एक पता रहेगा तो हम दूसरा आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो लेट जस्ट से अब यहां पर मैं वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइंस अज्यूम करके चलता हूं। लेट जस्ट से L1, M1, N1 दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए एंड L2, M2, N2 these are direction cosines of vector B, ठीक है। तो देखो उसी के हिसाब से हमारा अब ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, हम यहाँ जहां पर आपका A1 B A2 और A3 है उसकी जगह पर अब क्या लिखेंगे जी? हम L1 M1 और N1 लिखेंगे। तो हमारा cos थीटा बन जाता है जी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाय अगर आप करोगे भी तो देखो क्या हो जाता है आपका L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। बट हम क्या जानते हैं? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो बेसिकली डिवाइडेड बाय देयर मॉड्यूलस। ये डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली आपका कौन सा वेक्टर शो करते हैं जी? हमने देखा था डायरेक्शन रेशियोज एनी नॉर्मल वेक्टर, बट डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज फॉर यूनिट वेक्टर। और अगर हम डिवीजन में मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर डाल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? 1 होता है। इसलिए हमारा डिवीजन में कोई पार्ट आएगा क्या? कोई भी पार्ट नहीं आएगा। दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइंस, इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज। ये क्लियर है? कल मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में यहां तक लिखा था, ठीक है। इसको चाहे तो एक साथ में लिख दो जी, ये हमारा किसके टर्म में है जी? डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में। और यही हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइंस।
दोनों के सेंस में क्यों दे रहा हूं उसका समझ लो जी। आपको कभी कभी कैसा बोला जाता है, एक वेक्टर को पैरेलल दूसरा एक वेक्टर दिया हुआ है, और एक वेक्टर को परपेंडिकुलर दूसरा एक वेक्टर दिया हुआ है, तो पहला और दूसरे वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? तो आप क्या वो दोनों वेक्टर्स फाइंड आउट करते बैठोगे क्या? नहीं, एक जिसको पैरेलल है और दूसरा जिसको परपेंडिकुलर है, सीधा उनके बीच का एंगल निकालेंगे। करेंगे क्वेश्चंस, डोंट वरी। पहले अभी कंसेप्ट एंड फॉर्मूलेस के ऊपर ध्यान दो। अब तक हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना सीखा। कितने टर्म्स में? दो टर्म्स में। वन इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो, सेकंड इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइंस। If mod A is equal to 2 and mod B is equal to 1, find theta if A dot B is equal to minus root 3. अब सबसे सिंपल ऑब्जर्वेशन, हमारा डॉट प्रोडक्ट कैसा दिया है, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। और हमने कल डिस्कस किया था थीटा हमारा 0 से लेकर 180 तक जाता है। आपकी साइड से देखोगे तो भाई 0 से लेकर 180 तक जाता है। उसमें से 0 से लेकर 90 में अगर एंगल रहेगा तो पॉजिटिव डॉट प्रोडक्ट मिलता है, 90 से लेकर 180 में रहेगा तो निगेटिव डॉट प्रोडक्ट मिलता है। मतलब एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, 90 पे डॉट प्रोडक्ट इज 0। हमें डॉट प्रोडक्ट कैसा मिला है? निगेटिव मिला है। तो मतलब ए एंड बी के बीच में कौन सा एंगल रहेगा? ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा। ये मतलब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइडिया लगा दिया, पाई बाय 2 से लेकर पाई, 90 से लेकर 180 के बीच का ही एंगल होगा। गो देखो हमारा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या था जी? cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, यही है हमारा। कितना है जी? वैल्यू डालो, ऊपर माइनस रूट 3 आएगा, नीचे आपका सीधा 2 आता है। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2। सिंस थीटा इज फ्रॉम 0 से लेकर पाई में, मतलब आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो फॉर श्योर है। तो cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस रूट 3 बाय 2 कहां पर रहता है जी? भाई cos 2 पाई बाय 3 पे होता है। cos 2 पाई बाय 3 पे ही क्या होता है जी? माइनस रूट 3 पाई बाय 2 होता है। 2 पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3 बाय 2, 5 पाई बाय 6, सॉरी 150 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या बोल सकते हैं जी? 5 पाई बाय 6 या फिर 150 डिग्री। कल होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे, हुए? इजी थे? यू विल फाइंड आउट, सिर्फ कैलकुलेशन था। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है मतलब जिसने दिमाग का दही किया? सारे इजी थे।
तो चलो अब आगे और क्वेश्चंस या फिर कंसेप्ट देखने से पहले देख लेते जी, हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के टोटल 4 तरीके पता है। One in terms of normal vectors like a dot b upon mod a into mod b, ये पहला वाला फॉर्मूला है। दूसरा वाला है जी हमारा सीधा a कैप डॉट b कैप, सीधा ये हमारे कौन से वेक्टर के टर्म में है जी, ये हमारे नॉर्मल वेक्टर के टर्म में, ये दूसरा वाला हमारा यूनिट वेक्टर के टर्म में है। तीसरा वाला डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में अभी जस्ट जो लिखा था a1 a2 a3 वाला, a1 b1 a2 b2 a3 b3 अपॉन, देखो मतलब बेसिकली नॉर्मल वेक्टर में आपने सीधा क्या कर दिया जी, कंपोनेंट फॉर्म डाल दिया, तो आपको कौन सा वाला मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो वाला मिलता है। रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ रूट ओवर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये आपका हो गया जी किसके टर्म्स में, डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में। अब ये यूनिट वेक्टर को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस वाला मिल जाता है जी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, दिस इज इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपको क्वेश्चन में जब भी कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आपको कौन से टाइप का दिया है, आपको क्या डेटा है, आपको वेक्टर्स नॉर्मली गिवन है, उनके डायरेक्शन रेशियोज पता रहता है कंपोनेंट फॉर्म में, यूनिट वेक्टर गिवन है, या फिर उसके डायरेक्शन कोसाइंस, कुछ ना कुछ पार्ट तो गिवन रहेगा ही रहेगा। कल जितने भी क्वेश्चंस दिए थे मेरे ख्याल से सिर्फ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए ही दिए थे ना। हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट भी तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए ही तो हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन तो बेसिकली वही देखा है। ओके, तो चलो आज एक नया कंसेप्ट देखते हैं। हमने स्केलर प्रोडक्ट के पहले भी प्रोजेक्शन ऑफ अ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर देखा था, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, और वो प्रोजेक्शन को बेसिकली हमने क्या बोला था, एक शैडो था, एक शैडो था। आज हम देखेंगे जी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, components of a vector parallel and perpendicular to given vector। ये वो कंसेप्ट है जो हम फिजिक्स के फ्री बॉडी डायग्राम्स में यूज करते हैं। बेसिकली फोर्स इज वन काइंड ऑफ वेक्टर, तो हम फोर्स के कंपोनेंट्स निकालते हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, वो भी दिखाऊंगा कैसे रहता है, पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट्स जस्ट से ये हमारा एक वेक्टर है, पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए तक वेक्टर ए, और इसी के साथ कोई तो एंगल बनाने वाला पॉइंट बी तक, ये है जी हमारा वेक्टर बी। अब इनके बीच में क्या रहेगा, ये एक एंगल रहेगा। जब हमने ये वेक्टर बी का शैडो इसके ऊपर निकालना था, तो हमने क्या किया था, ये पॉइंट बी से ओ ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो लेट जैसे ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दिया जी लेट जैसे डी। तो हमने वेक्टर OB को कैसे डिफाइन किया था, वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर OD प्लस वेक्टर DB, ऐसा ही जाएंगे, वेक्टर OD प्लस वेक्टर DB।
वेक्टर ओडी प्लस वेक्टर डीबी। अब वेक्टर बी को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, जो टेढ़ा है, ठीक है। वेक्टर ओबी को हमने अब कैसे लिखा है जी, वेक्टर ओडी प्लस वेक्टर डीबी करके लिखा है। उसमें से वेक्टर ओडी कैसा है, वेक्टर ओडी का वेक्टर ए के साथ क्या रिलेशन है? दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल, दे आर अलोंग सेम डायरेक्शन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वेक्टर ओडी मतलब वेक्टर बी का ऐसा कंपोनेंट है जो पैरेलल टू वेक्टर ए है? बोल सकता हूं, डायग्राम देख के समझ में आ रहा है एवरीवन? एंड वेक्टर डीबी वेक्टर बी का ऐसा कंपोनेंट है जो वेक्टर ए को क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड वेक्टर डीबी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें जो वेक्टर गिवन रहता है एक, हम उसके दो कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं। बट किस तरीके से, जो एक पर्टिकुलर वेक्टर है, एक उस वेक्टर को पैरेलल रहेगा और दूसरा उस वेक्टर को परपेंडिकुलर रहेगा। ये क्लियर है? अभी करने के पीछे रीजन क्या रहता है? अभी करने का फायदा ये रहता है, पैरेलल मतलब कोलिनियर यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर मतलब उनका डॉट डॉट जीरो हो जाता है, मतलब वो भी काफी एक यूनिक रिलेशन रहता है। बराबर है? हमने हमेशा से देखा है व्हेनेवर टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर और पैरेलल, उनके बीच का रिलेशन काफी यूनिक रहता है। सेम थिंग हैपेंस विथ वेक्टर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वी आर सपोज टू फाइंड आउट दीज टू कंपोनेंट्स। ये क्लियर है? तो यहां पर इसके हिसाब से अगर देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, हम इस तरीके से निकाल रहे हैं। ये क्लियर है? चलो so let's start with a setup. Let vector A and vector B are non-collinear vectors as shown in figure. Angle between vector OA and vector OB is theta. Draw BD perpendicular on OA और इसके बाद ये डायग्राम बना लो। Quickly diagram. तेरा स्टेशनरी किधर है? तू क्या है फिर? भाई एक स्टूडेंट के लिए उसके स्टेशनरी टूल्स रहते हैं, उसके आपके हथियार है वो। सोल्जर बन गए, आगे जाके फिर ना बॉर्डर पे गए, आपका जो बटालियन का जो हेड रहेगा, तेरी गन किधर है? सॉरी सर, भूल गया मैं।
हो गया। देखो यहां पर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओडीबी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका हाइपोटेन्यूस कौन है, ओबी। हमारा जो वेक्टर है ये उसका हाइपोटेन्यूस है। अब ये ट्रायंगल है तो यहाँ पर सीधा ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकता है, वन साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अदर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं वेक्टर ओबी इज इक्वल टू वेक्टर ओडी प्लस वेक्टर बीडी। बट ये ओडी और बीडी का हमें लेंथ भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले लेंथ निकाल लेते हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ in triangle ODB, since this is our right angle triangle, हम ऐसा बोल सकते हैं cos थीटा अगर अप्लाई करेंगे, cos थीटा अगर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी, OD अपॉन OB, OD अपॉन OB मिलेगा। तो भाई यहां से OD निकाल लो, OD कितना हो जाएगा हमारा, OB टाइम्स ऑफ cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली अब हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे। साइन थीटा मतलब आपका अपोजिट साइड, दैट इज डीबी अपॉन ओबी आएगा, डीबी अपॉन ओबी आएगा। इसमें से डीबी को इधर ही रखेंगे तो हमारा देखो डीबी क्या हो जाता है, ओबी टाइम्स ऑफ साइन थीटा। हमें इन दो वेक्टर्स के लेंथ मिल गए यहां पर, ये समझ में आ रहा है, ये हमें लेंथ मिल गया। अब आएंगे जी हम सीधा ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने के लिए। अगेन इन ट्रायंगल ओडीबी हम ऐसा बोल सकते हैं वेक्टर ओबी इज इक्वल टू वेक्टर ओडी प्लस वेक्टर डीबी। बट हमारा वेक्टर ओबी मतलब क्या है जी, वेक्टर ओबी इज नथिंग बट आवर वेक्टर बी। तो वेक्टर बी को हमने लिखा है जी वेक्टर ओडी प्लस वेक्टर डीबी। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर हम सीधा एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं जी, वेक्टर बी इज रिप्रेजेंटेड in terms of two vectors in which vector OD is parallel to vector A and vector DB is perpendicular to vector A। हम लगे हाथ लिख लेंगे, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, वेक्टर B is represented in terms of vector OD, ब्रैकेट में लिखो जी पैरेलल या फिर along vector A, parallel to vector A and vector DB perpendicular to vector A। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो एक और पार्ट ऐड कर सकते हो जी, वेक्टर ओडी एंड वेक्टर डीबी आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी, आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी। क्यों बोल सकते हैं, देखो ना हमने ओडी को किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, ओबी, डीबी को भी ओबी के रिस्पेक्ट में ही लिखा है। ठीक है, तो पहले कौन सा वाला कंपोनेंट देखना है, पैरेलल वाला देखते हैं, ओडी। ठीक है, ओके, सो लेट्स कैलकुलेट वेक्टर ओडी। हमें वेक्टर ओडी को कैलकुलेट करना है, तो क्या मैं वेक्टर ओडी को ऐसा लिख सकता हूं, सिंस वेक्टर ओडी इज पैरेलल टू वेक्टर ए,
वेक्टर ए के अलोंग अगर मेरा एक यूनिट वेक्टर रहेगा ए कैप, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई, हम वेक्टर ए को ए कैप के टर्म में लिख सकते हैं, हम वेक्टर ओडी को भी ए कैप के टर्म में लिख सकते हैं। तो देखो वेक्टर ओडी को क्या लिखा है जी, मॉड ऑफ वेक्टर ओडी मल्टीप्लाइड विथ ए कैप, ठीक है। अब लेंथ ऑफ वेक्टर ओडी क्या है, ओबी कॉस थीटा, तो ब्रैकेट के अंदर लिखा जी हमने ओबी मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा। और ये यूनिट वेक्टर ए क्या होता है जी, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, ये क्या बन जाता है जी, हमारा यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो हमने सीधा वो लिख दिया, ठीक है। हमारा ये है जी मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये आ गया जी हमारा वेक्टर ए, साथ में है जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसको और किसी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, देखते हैं। कॉस थीटा को हटा देते हैं, कॉस थीटा को नहीं रखते हैं, हमने जो कॉस थीटा के वैल्यूज निकाले वो वाले यूज करते हैं, ठीक है। ये ओबी मतलब हमारा लेंथ ऑफ ओबी रहेगा, ठीक है। हमारा ये मॉड ए सामने वैसा का वैसा ले लिया, हम कॉस थीटा का वैल्यू डालेंगे। हमारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या है जी, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, और ये हमारा वेक्टर है सामने वैसा का वैसा, कुछ कटता है क्या, हमारा मॉड बी और मॉड बी कैंसिल हो जाता है। तो देखो हमारे पास क्या बचा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू मॉड ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर ए। यस, कौन सा ऊपर, ऊपर तो मॉड ए इंटू मॉड ए, हाँ तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ऊपर क्यों जाएंगे भाई, ये इधर डॉट प्रोडक्ट है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट, इनके बीच में नॉर्मल प्रोडक्ट होता ही नहीं है, ये समझ में आ रहा है। ए डॉट बी ये क्या रहने वाला है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सिर्फ लेंथ लेकर आ रहा है, वो डायरेक्शन दे रहा है, और हम अभी कौन सा वाला कंपोनेंट निकाल रहे हैं, वेक्टर ए के डायरेक्शन वाला। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन वाला वेक्टर ए के टर्म में आएगा, समझ में आ रहा है। वेक्टर ए को मैं सिर्फ एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका सिर्फ कौन सा पार्ट चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा, उसका सेंस चेंज होगा क्या, नहीं। ऊपर से जो भी पार्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इट्स अ पॉजिटिव स्केलर, मॉड ए पॉजिटिव रहेंगे। ए डॉट बी जैसा हमने क्रिएट किया है, थीटा इज एक्यूट, तो ऑब्वियसली उसका स्केलर प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड विथ समथिंग पॉजिटिव अपॉन समथिंग पॉजिटिव, दिस होल ब्रैकेट वाला टर्म इज गोइंग टू बी व्हाट, पॉजिटिव, और ऊपर से कैसा रहने वाला है, स्केलर क्वांटिटी रहने वाला है। ये समझ में आया, ठीक है। ये निकलेगा जी हमारा पहला वाला कंपोनेंट, वेक्टर ओडी इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर ए। आप इसी को अगर डायरेक्शन रेशियोज के अगर टर्म में निकालना चाहते हो, जैसे कि हम वेक्टर ए को क्या अज्यूम करते हैं जी, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और वेक्टर बी को क्या अज्यूम करते हैं, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। इसके अकॉर्डिंग हमें इनके सारे वैल्यूज पता है। ए डॉट बी क्या रहेगा, A1 B1
A2 B2 A3 B3 बराबर है, ये रहता है A डॉट बी। मॉड ए का स्क्वायर मतलब क्या रहता है, मॉड ए इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का रूट ओवर उसका भी स्क्वायर, मतलब नीचे सिर्फ इनके स्क्वायर का एडिशन आने वाला है। एंड मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर है, मतलब वापस से यही रहने वाला है। तो हमारा वेक्टर ओडी को अगर आप इनके टर्म में अगर निकालोगे ये वाले फॉर्मेट में, तो देखो आपको क्या मिलता है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। अब देखो आपको ये फॉर्मूला देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा, पर जैसे ही ये फॉर्मेट में देखते हो जिधर कैप आता है उधर ही वेक्टर रहता है, बाकी सब जगह पर जो है वो कौन सी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है। ये समझ में आया? तो जब भी कोई ऐसा फॉर्मूला आता है आपके नजरों के सामने, याद रखना, समझना थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उसको कौन से वाले फॉर्मेट में डालो जी, कंपोनेंट फॉर्मेट, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में। ये क्लियर है? अब देखो ये वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, A1 A2 A3 ये डायरेक्शन रेशियोज लेकर आ रहा है बेसिकली। ये किसके हैं, वेक्टर ए के हैं, तो ऑब्वियसली वेक्टर ओडी किसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, पैरेलल टू वेक्टर ए। समझ में आया? ओडी बहुत इजी है, ओडी कॉस थीटा रहता है, बस आपका ये ओबी को कॉस थीटा लगाओ आपको ओडी मिल जाता है। कॉस थीटा मतलब क्या है जी, हमारा एंगल बिटवीन ए एंड बी, और हमने जस्ट फॉर्मूले देखे कॉस थीटा के, बस वही डाला है वापस से वैल्यू। चलो जल्दी नोट डाउन करो, हमें डी भी निकालना है। पैरेलल कंपोनेंट निकाल लिया, अब परपेंडिकुलर निकालना है। अब आते हैं जी वेक्टर डीबी की तरफ। ठीक है, हमने वेक्टर बी को क्या लिखा था, हमने वेक्टर ओ बी को लिखा था जी वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर डी बी लिखा था। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वेक्टर डी बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ डी? ठीक है, हमने जस्ट ओ डी निकाला है, वापस से डी बी निकालने के लिए और चक्कर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें वेक्टर ओ बी पता है और हमें वेक्टर ओ डी पता है, जस्ट ड्रॉ किया है हमने। तो हमारा वेक्टर डी बी क्या हो जाएगा जी, हमारा वेक्टर डी बी हो जाता है जी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ओ डी। तो दिस बिकम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ओ डी का वैल्यू डालो, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर ए। क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें डायरेक्ट फाइनल वाला फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं, हम कौन सी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं वो याद रखना ज्यादा जरूरी है। हमारा जब भी पैरेलल प्रोजेक्शन रहता है, हमारे वेक्टर के साथ में कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, और कॉस थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो सीधा हमने यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला डाल दिया और जस्ट सॉल्व करेंगे। हम हमेशा क्वेश्चन जब भी मिलेगा हम यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से शुरुआत नहीं करते। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके। हो गया नोट डाउन? वेक्टर ए इज 7 I कैप
प्लस जे कैप माइनस 4k cap and vector B is 2i cap plus 6j cap plus 3k cap. Find components of vector B along and perpendicular to vector A. Along मतलब ही पैरेलल, ठीक है। along वेक्टर है मतलब ही क्या रहेगा, पैरेलल टू वेक्टर ही रहेगा। तो हमने क्या देखा था जी, अगर हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसा रहेगा और हमें वेक्टर बी का कंपोनेंट निकालना है अलोंग वेक्टर है, हमने क्या दिखा था जी, अलोंग वेक्टर ए के लिए क्या दिखा था, सीधा फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए का स्क्वायर इनटू वेक्टर ए, ऐसा बोला है, ठीक है। हम कैलकुलेशन सीधा यहाँ से शुरुआत नहीं करते हैं, हमें जो भी डेटा रिक्वायर्ड रहने वाला है थ्रू एंड थ्रू वो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमें मॉड ए की जरूरत पड़ने वाली है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या रहेगा जी हमारा, रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, कितना बनता है ये 50 प्लस 16 रूट 66, ये कितना बनता है, रूट 66 बनता है। मॉड बी की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे तो, बट निकाल के रख सकता है। मॉड भी आपका 7 आने वाला है, 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। अब आते हैं जी अलोंग ए वाले पार्ट के ऊपर। ए डॉट बी, हमने देखा है किसी भी दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उनके सेम कैप वाले साथ में जाएंगे, लाइक 7 इंटू 2, आपका देखो अब ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी 7 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस माइनस 4 इंटू 3, देखो 7 टू जा 14 प्लस 6 वो माइनस 12, कितना है जी आपको 8 मिला। ए डॉट बी ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव मिला, इसका मतलब उनके बीच का एंगल इज एक्यूट एंगल, ठीक है। तो डालो सीधा वैल्यूज, ए डॉट बी हमें मिला जी 8, मॉड ए इज रूट 66, उसका स्क्वायर मतलब आएगा ये हमारा अपॉन 66 एंड मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, हमारा वेक्टर है 7i cap प्लस जे कैप माइनस 4k cap, आ गया आंसर। ये है जी आपका वेक्टर बी का ऐसा कंपोनेंट जो किसकी डायरेक्शन में है, वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, पैरेलल टू वेक्टर ए है। ये सिंप्लीफाई होता है क्या कुछ, 4/33, इसे छोटा नहीं होता। अब परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या देखा था जी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर है, यही जो कंपोनेंट रहता है वो किससे माइनस करना है, वेक्टर बी से माइनस करना है। जो आपको पैरेलल कंपोनेंट मिला उसी को वेक्टर बी से माइनस करो तो आपको कौन सा कंपोनेंट मिलता है, परपेंडिकुलर मिलता है। तो वेक्टर बी माइनस दिस, तो यहां से शुरुआत करने की जरूरत नहीं, सीधा वो वाला पार्ट डाल सकते हो, दैट इज 4/33 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, 2i cap plus 6j cap plus 3k cap minus
4/33 मल्टीप्लाइड विथ 7 I कैप प्लस J कैप माइनस 4 K कैप। अब इसको सेम कंपोनेंट वाले फॉर्म में लेकर आओ। ये हो जाएगा 7 4 88, सॉरी 28, 28/33, दिस इज 66/33, 66 माइनस 28, 38, तो हो जाएगा मेरा 38/33 I कैप। अब J कैप के लिए जाते हैं, दिस इज -4/33 J कैप, दिस इज 6, 33 को भाई 6 टाइम्स करेंगे बहुत लंबा जाता है, 165, 198, 198 माइनस 4, 194/33 J कैप प्लस, वैसे ये 1/33 बाहर निकाल के भी काम कर सकता है, बट मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर -4 इंटू -4 प्लस 16, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 16/33, दिस इज 99/33, 3 इज नथिंग बट, तो 99 प्लस 66, 115/33 K कैप। दिस इज अवर कंपोनेंट परपेंडिकुलर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा जी 20 I कैप 33 प्लस 4/33 J कैप माइनस 16/33 K कैप। Vector A is given as 3 I cap plus 2 J cap plus 9 K cap, and vector B is given as I cap plus PJ cap plus 3 K cap. Find the value of P if vector A and vector B are number 1 parallel, number 2 perpendicular। पैरेलल मतलब थीटा क्या रहेगा 0, एंड परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ये दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको P का वैल्यू निकालना है। अब देखो आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है बेसिकली, तो आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, डायरेक्शन रेशियो वाला। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल रहेंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शन रहेंगे।
लेट जैसे मेरा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, तो बेसिकली क्या होगा, लेट जैसे ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज ए कैप, तो बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, ए कैप ही रहेगा। इन दोनों का बस क्या चेंज रहेगा, लेंथ अलग अलग होगा बट डायरेक्शन क्या होगा जिनका, सेम होगा। ठीक है, तो मेरा अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर करूंगा तो क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ 0 डिग्री, यही आएगा। समझ में आ रहा है, बराबर है। बट मेरे ख्याल से आप ना इसका सीधा ये फाइंड आउट करो जी, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करो। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी ये कैसे रहेंगे जी, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं जी, हमारा जो आई कैप जे कैप और के कैप के जो कंपोनेंट रहते हैं दैट इज +3 +2 एंड +9, हम लिटरली उसको किससे डिवाइड करते हैं जी, वेक्टर ए के मॉडुलस से डिवाइड करते हैं। वेक्टर ए का मॉडुलस फाइंड आउट करो, √94। ठीक है, तो आपको देखो क्या मिलता है जी, 3/√94, 2/√94 एंड 9/√94। ये क्या रहेंगे जी, वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे, एल एम एन एन। वेक्टर बी के डायरेक्शन को रेशियोज जो है वो इसके साथ प्रपोर्शन में होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ratios of vector B will be in proportion। ये समझ में आ रहा है, बिकॉज क्यों, ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी क्या है जी हमारा, 1 P एंड 3। so this is going to be 1, this is going to be P and this is going to be 3। तो जो इन दोनों का रेशियो है, जो इन दोनों का रेशियो है, वही किन का रेशियो होना चाहिए जी, इन दोनों का रेशियो होना चाहिए। ये रफ आइडिया समझ में आ गया। इसको अगर हम सब्जेक्टिवली जा रहे हैं तो देखो कैसे शुरुआत करेंगे। केस 1, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। Since vector A and vector B are parallel, they share same unit vector। इसलिए हम क्या कर सकते हैं जी, हम सीधा वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं जी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, एंड वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं जी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू ए कैप। हम ये सीधा लिख सकते हैं सिंस दे आर पैरेलल। ए कैप का वैल्यू निकालो जी, ए कैप मतलब क्या है जी, हमारा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो उसके हिसाब से वेक्टर ए क्या दिया है जी हमारा, 3i कैप +2 j कैप +9 k कैप अपॉन √ओवर क्या लिखेंगे सीधा 94। और हम ये भी जानते हैं भाई, हमारा जो ए कैप जो भी आएगा कंपोनेंट फॉर्म में, तो आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंट्स रहते हैं, ये एल एम एंड एन, ये बेसिकली क्या है जी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए रहेंगे। ठीक है, तो हमें ये एलिमेंट का वैल्यू देखो क्या मिलता है जी, 3/√94 आई कैप +2/√94 जे कैप +9/√94 के कैप। अब देखो वेक्टर बी एंड वेक्टर यूनिट वेक्टर ए,
दोनों अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो ऑब्वियसली इसके डायरेक्शन कोसाइंस एंड वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज ये कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए. सिंस वेक्टर बी इज पैरेलल टू यूनिट वेक्टर ए, their direction ratios and direction cosines are proportional. तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं जी, 3/94 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2/94 डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू 9/94 डिवाइडेड बाय 3. आपको p का वैल्यू चाहिए, कोई भी एक इक्वालिटी लेकर चलो. लेट जैसे मैंने इस इक्वालिटी को अगर ले लिया, दोनों साइड से √94 कट गया, आपको देखो क्या मिलता है जी, 3/1 इज इक्वल टू 2/p. p का वैल्यू क्या मिलेगा, 2/3. तो ये वेक्टर b क्या रहेगा, वेक्टर b इज i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 3 k कैप. कब, when it is parallel to vector a. ठीक है, पैरेलल के लिए निकालना थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा आपको शुरुआत में, बट जैसे इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चंस करोगे यू विल फाइंड आउट ए और बी पैरेलल है ना. तो आई कैप का कंपोनेंट जिस रेशो में है उसी रेशो में जे कैप का कंपोनेंट होना चाहिए और उसी रेशो में के कैप का. देखो ना, 3/1 3, 9/3 3, 2/p. ये भी रेशो क्या आना चाहिए, 3. 2/p इज इक्वल टू 3, तो p इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/3. हमें वापस से वही मिला. ठीक है, एमसीक्यूज के लिए क्या करना रहता है समझ में आ रहा है. एक टाइप का क्वेश्चन करोगे उस टाइम पे आप कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हो, कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हो. ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस करोगे आप रिलेशंस लगाकर देख रहे हो, आपको वैल्यूज क्या मिली उसके हिसाब से. पैरेलल वाला समझ में आ गया, परपेंडिकुलर वाला करें. परपेंडिकुलर वाला बहुत इजी रहेगा. इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, थर्ड प्रॉपर्टी जीरो रहता है. ठीक है, तो करो. तो बेसिकली क्या होगा पता है, a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 इज इक्वल टू 0. सिंगल इक्वेशन, सिंगल अननोन, क्विकली सॉल्व होता है. करो. पैरेलल निकालना थोड़ा टफ लगेगा, परपेंडिकुलर निकालना इज ऑलवेज इजी. हम सीधा चौथा नहीं तीसरा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स देयर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज, two perpendicular vectors their dot product is always 0. वेक्टर a is perpendicular to vector b, ये हमारा दूसरा वाला केस है. तो भाई सीधा बोल सकते हैं, since vector a is perpendicular to vector b their dot क्या आएगा जी, their dot product is 0. और भाई उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है हम जानते हैं, सेम कैप वाले साथ में मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे. तो बेसिकली हमें क्या मिलता है जी, 3 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ p प्लस 9 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. करो सिंप्लीफाई. 2 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल टू -30 मिला, p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -15. मतलब i -15j प्लस 3k. This is a vector b which is perpendicular to vector a. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वेक्टर a इज 4i कैप. ओके, वो लिखना है बाकी है क्या, तो नोट डाउन कर लो पहले.
जिनका हो गया ये क्वेश्चन, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लो. We are provided with already 3 vectors. We are supposed to find out 4th vector such that this vector D is perpendicular to vector A, vector D is perpendicular to vector B, and dot product of D with C is 21. अब वेक्टर डी, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स कौन से वाले फॉर्म में दिए? हिंट देता हूं, कंपोनेंट वाले फॉर्म में दिए. और कंपोनेंट कितने रहते हैं 3D में? 3 रहेंगे. तो बेसिकली डी के हमें कितने कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं? 3. एंड इफ वी नीड 3 कंपोनेंट्स, मतलब 3 अननोन्स, तो हमारे पास कितने इक्वेशंस होने चाहिए? 3 होने चाहिए. यहां से पहला इक्वेशन बनेगा, यहां से दूसरा इक्वेशन बनेगा, और यहां से तीसरा इक्वेशन बनेगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू, इसको कंपोनेंट फॉर्म में अज्यूम करके ही चलो. क्या पकड़ना है? एक्स वाई जेड. लेट वेक्टर डी इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. अब देखो पहला वाला इक्वेशन कहां पर बनता है? वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए. इसी का मतलब क्या रहता है जी? वेक्टर ए डॉट डी इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा. प्रॉपर्टी 3, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट डॉट 0 रहता है. तो देखो डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होगा आपका? 4 मल्टीप्लाइड विथ एक्स, 5 मल्टीप्लाइड विथ वाई, -1 मल्टीप्लाइड विथ जेड. तो देखो आपको इक्वेशन मिलता है जी 4x प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू 0. वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. तो अगेन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, ये भी क्या आएगा जी हमारा? 0 आएगा. तो बी डॉट डी करो, आपको क्या मिलता है जी? x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0. दिस इज अवर इक्वेशन 2. एंड हमें क्या दिया जी साथ में? वेक्टर d डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू 21. तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस y माइनस z is equal to 21. This is equation 3. ये 3 इक्वेशंस कैसे निकाले वो समझ में आया क्या? दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. अगर ये प्रॉपरली किया तो अगला वाला कैलकुलेशन करने में सेंस रहेगा. ओके, करने के लिए आप किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो. कौन सा वाला एलिमिनेट करना है? जेड को करते हैं. तो देखो मैंने क्या किया, ये जो थर्ड वाला इक्वेशन है ना, उसमें जेड को उधर भेज दिया, प्लस जेड हो जाएगा. ये देखो सब इधर आ जाएगा. ये क्या हो जाएगा मेरा? 3x प्लस वाई माइनस 21. ये किसका वैल्यू मिला जी हमें? जेड का, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई.
अब ये जो z का वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन से निकाला, यही z का वैल्यू अब हम किधर डालेंगे, पहले दो वाले इक्वेशन में डालेंगे। तो 4x प्लस 5y माइनस z मतलब माइनस दिस, तो 3x माइनस वाई प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, 4x माइनस 3x x, 5y माइनस वाई माइनस सॉरी प्लस 4y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। z का वैल्यू सेम इधर डालेंगे, x माइनस 4y प्लस 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो 15x प्लस 5y माइनस 105 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। x प्लस ये 16x माइनस 4 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 105 इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करना है, काफी लेंदी हो जाता है ये तो मेथड, सॉल्व करके तो हो जाएगा बट ये मेथड काफी लेंदी हो जाएगा, मैं शॉर्ट वाला चाहिए। ये जो पहला है और ये जो तीसरा है, पहले में से तीसरा घटा दे, माइनस कर देते तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। 4x माइनस 3x x, 5y माइनस वाई प्लस 4y, ठीक है, हमें वापस से वही इक्वेशन मिलेगा, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा जी यहाँ पर माइनस 21, ठीक है। और ऊपर दोनों वालों का करता है जेड और जेड, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये 20, ये 25, ये हो जाएगा 5। अब पहले और दूसरे का एडिशन करके देखो, प्लस 5z माइनस 5z कैंसल हो जाएगा, आपका 25y माइनस 4y, ट्वेंटी एक्स प्लस एक्स 21x इज इक्वल टू क्या मिला जी, 0 मिला। तो इससे एक बात तो पता चल गई भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। कोई है जिसको ये इक्वेशन कैसे है समझ में नहीं आया, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम z को एलिमिनेट कर रहे हैं हर बार, ठीक है। आपको मिला जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो इधर ही लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं x प्लस 4y को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 4y इज नथिंग बट x प्लस वाई प्लस 3y। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू तो 0 है, मतलब ये इज इक्वल टू 0 रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा, 3y इज इक्वल टू माइनस 21, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 7। बट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस 7, ठीक है। x मिल गया, y मिल गया, अब z मिल जाएगा, x इज प्लस 7 y इज माइनस 7, किसी भी एक जगह पर डाल दो, x इज प्लस 7 सो 21, y इज माइनस 7 तो माइनस 27, तो माइनस z इज इक्वल टू 21, ये माइनस जेड उधर भेज दिया, प्लस जेड इधर क्या है ऑलरेडी 21 माइनस 7 तो 14, उधर का इधर आएगा माइनस, तो जेड का भी वैल्यू क्या मिला जी, माइनस 7 मिला। तो देखो मतलब हमारा वेक्टर डी क्या रहेगा, 7i कैप माइनस 7j कैप माइनस 7k कैप।
वेक्टर P, वेक्टर Q एंड वेक्टर R गिवन है। ओके, नेक्स्ट पे जाने से पहले ये वाला क्वेश्चन समझ में आया था, बहुत इजी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसके जैसा ही है, इधर ABC दिया, D पूछा, उधर PQR दिया है, आपको S पूछा है, ठीक है। अब देखो कंडीशंस अलग तरीके से पूछा है। वेक्टर P, Q and R are given, find vector S whose dot product with vector P, vector Q and vector R is -1, 6 and 5 respectively। इसका मतलब क्या हुआ, P dot S -1, P dot Q +6, P dot R +1। समझ में आ गया। लास्ट वाले के जैसे ही 3 इक्वेशंस है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट 3 अननोन्स। करो, यू हैव 5 मिनट्स। लास्ट टाइम के जैसे ही है, यू विल फाइंड आउट। इधर का डेटा निकालना बहुत इजी, ये 3 इक्वेशंस रेडीमेड है। उस लैंग्वेज को आपको सिर्फ मैथमेटिकल कन्वर्जन करना है। ये 3 इक्वेशंस रेडीमेड है। पहले 20 सेकंड में तो इक्वेशंस लिख दो आप सीधा। तो भाई हम इसके सॉल्यूशन की शुरुआत कैसे करेंगे भाई। लेट हमारा वेक्टर एस क्या है जी, एक्स आई कैप, वाई जी कैप, जेड के कैप। पहला वाला पार्ट क्या दिया है जी हमें, वेक्टर पी डॉट एस इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या रहेगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 5 टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू -1। वेक्टर q dot s is equal to 6, this is equation 1। तो ये मिलता है जी हमें 2x plus 7y is equal to 6, ये इक्वेशन 2। एंड वेक्टर r dot वेक्टर s is equal to 5। तो x plus y plus z is equal to क्या मिला जी हमें, 5।
थर्ड। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है हर बार। क्या करते जी, देखो हम इधर x को, देखो इधर सिर्फ x और z है, यहां पर सिर्फ x एंड y है, तो हम इधर z को अगर यहां से हटाएंगे या फिर y को अगर यहां से हटाएंगे तो पूरा का पूरा, y को हटाएंगे मतलब z और x की टर्म में आएगा, z को हटाएंगे तो x एंड y की टर्म में आएगा। तो यू कैन चूज आपको क्या एलिमिनेट करना है, किसको हटाना है, y को या z को? z को हटाना है, मतलब देखो आपको इक्वेशन ऑफ एक्स वाई और एक्स वाई की टर्म में ही मिलेगा। तो z को हटाना है, तो भाई हमने तीसरे इक्वेशन का मदद लिया, z इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है जी, 5 माइनस एक्स माइनस वाई। z का ये वैल्यू अब किधर डाला जी हमने, इधर डाला, तो देखो आपको क्या मिलता है इक्वेशन 1, 3x माइनस 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो 5 टाइम्स ऑफ दिस मतलब ये इज इक्वल टू क्या है, -1। क्या बनेगा इक्वेशन, 3x माइनस 25 प्लस 5x प्लस 5y इज इक्वल टू -1। 3x प्लस 5x 8x प्लस 5y, इधर का -25 उधर गया तो +25, तो यहाँ पर क्या बचा जी, 24। और आपका ही को दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 6। सब कुछ अब x एंड y की टर्म में। एवरीवन क्या कर सकते हो भाई, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, सेम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है जी 8x प्लस 28y इज इक्वल टू 24। ऊपर से नीचे माइनस करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, 8x माइनस 8x 0, 5 माइनस 28 माइनस 23y इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या मिला, 0 मिल गया। y का वैल्यू मिल गया जी हमें 0। y का वैल्यू 0 डालो किसी भी एक इक्वेशन में, 2x इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 डालो, आपको अब किसका वैल्यू मिलेगा, z का मिलेगा। तो 5 माइनस 3 माइनस 0 2, तो z का वैल्यू क्या मिला जी हमें 2। x मिला, y मिला, z मिला, तो आपका वेक्टर s क्या रहेगा जी, 3i प्लस 2k, 3i प्लस 2k। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एंगल ही फाइंड आउट करना है बस। अब आपको देखो, आपको रेडीमेड वेक्टर नहीं दी है, आपको किसी भी वेक्टर के एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए, मतलब आपको ये काम करने से पहले क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेक्टर ए बी क्या रहेगा, बी माइनस ए। वेक्टर सी डी क्या रहेगा, डी माइनस सी। वेक्टर ए डी क्या रहेगा, डी माइनस ए। वेक्टर सी डी डी माइनस सी। वेक्टर ए सी सी माइनस ए। वेक्टर बी डी डी माइनस बी। आपको ये वेक्टर बनाने का एक्स्ट्रा काम शुरुआत में देकर रखा है, करो क्विकली एक एक। और एंगल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी।
हो गया नेक्स्ट, या जम नहीं रहा है? हो रहा है। चलो पहला वाला पार्ट देखते हैं जी, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी। सबसे पहले वेक्टर ए बी मतलब क्या रहेगा हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बेसिकली 2 माइनस 1 आई कैप, 5 माइनस 1 प्लस 4 जे कैप, 0 माइनस 1 तो माइनस के कैप। ये रहेगा आपका वेक्टर ए बी। इसी के साथ हम क्या करेंगे जी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी क्या रहेगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 18। नेक्स्ट अब हम वेक्टर सी डी निकालेंगे जी। सी डी मतलब क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। डी आई माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 आई, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 जे, माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 के। ये क्या मिला जी हमें, वेक्टर सी डी मिला। लग गया था, हम क्या करेंगे, वेक्टर सी डी का मॉडुलस निकाल लेंगे। क्या होता है जी, रूट ओवर 72 64 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, अब लेट थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी। तो हम क्या बोलते हैं भाई, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए बी डॉट डॉट वेक्टर सी डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी इंटू मॉड ऑफ सी डी। यही जानते हैं। खेलो अब, ए बी डॉट सी डी मतलब क्या होगा, आई कैप साथ में जाएंगे, 1 इंटू माइनस टू, 4 इंटू माइनस 8 माइनस 32, माइनस 1 इंटू प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट 18 इंटू रूट 72। ठीक है, अब यहां पर देखो 72 इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ 18, राइट। तो रूट 18 इंटू रूट 72, 72 को मैंने रूट के अंदर ही लिखा है जी, 2 रूट 18 लिख दिया, अंदर का 4 बाहर आ गया तो रूट के बाहर तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रूट 18 इंटू रूट 18, तो नीचे बेसिकली क्या आता है जी आपका 2 टाइम्स ऑफ 18। ऊपर देखो माइनस 2 माइनस 32 माइनस 2 माइनस 36, नीचे 2 इंटू 18 36, ऊपर माइनस 36, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आपको cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, -1। और cos थीटा -1 किस कहां पर होता है, कौन से थीटा पे होता है, 180 पे। ठीक है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या पता चला जी हमें, पाई रेडियन, या फिर आप बोल सकते हो जी हाउ मेनी डिग्रीज, 180 डिग्री। मतलब ये पैरेलल वेक्टर्स है, बट डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। वेक्टर ए बी अगर इधर जा रहा है तो वेक्टर सी डी इधर जा रहा है। चलो होमवर्क के लिए बचे हुए क्वेश्चन कैरी आउट कर लो। एक और क्वेश्चन दे तो होमवर्क के लिए, यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी आर such that unit vector A plus unit vector B is also a unit vector. समझ में आ रहा है?
and unit vector A minus unit vector B is root 3 times of unit vector A plus unit vector B. Find theta between unit vector A and unit vector B. हिंट देता हूं, प्रॉपर्टीज को यूज करना है, ठीक है। और अच्छी हिंट देता हूं, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन आ रहा है ना, राइट। अगर हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी भी पैरेललोग्राम के दो पड़ोसी साइड से अगर बताता है तो एक डायगोनल उनका सम दिखाता है, दूसरा डायगोनल उन दोनों का डिफरेंस बताता है। तो क्वेश्चन में हिंट समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर्टीज के लिए जाओ, या फिर एकदम सिंपल करना है तो एकदम शुरुआत में पैरेललोग्राम लॉ जो देखा था वहां पर जाओ, हेल्प करेगा आपको। इसका आंसर बता देता हूँ भाई, आपका जो थीटा है ना, ये क्या है जी, आपका 2π/3 आना चाहिए। Position vectors of point A to I cap minus j cap plus k cap, point B I cap minus 3j cap minus 5k cap, and point C 3I cap minus 4j cap minus 4k cap. Position vectors of point A, B and C are given as follows, or are given. Triangle ABC is what kind of triangle? ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, या राइट एंगल ट्रायंगल है, वो आपको निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है उसी के जैसे आपको बस क्या करना पड़ेगा, ए बी बी सी एंड ए सी के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो आपको तीनों के बीच के निकालने पड़े, लाइक ए बी एंड ए सी, बी एंड बी सी एंड सो ऑन। तीनों एंगल्स निकालो, इजी है, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा एंगल बिटवीन वेक्टर्स के लिए ही पूछा जाता है। आपको कई सारे कंडीशनल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लो। वेक्टर P is given as टू एक्स स्क्वायर I cap plus 4x j cap plus k cap, and vector Q is given as 7I cap minus 2j cap plus x k cap. Vector P this and vector Q this have obtuse angle between them. They have obtuse angle between them. Find x.
फाइंड वैल्यूज ऑफ x। अब देखो आप इसको अगर देखोगे, P और Q के बीच में एंगल कौन सा दिया है, ऑब्ट्यूस। और हमने क्या देखा है, जब भी ऑब्ट्यूस एंगल रहता है तो डॉट प्रोडक्ट कैसा आता है, निगेटिव आता है। हम सीधा क्या करेंगे जी, P डॉट Q इज निगेटिव, मतलब लेस देन जीरो। P डॉट Q इज लेस देन जीरो एंड सिंस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो स्केलर में मिलेगा। मतलब देखो 2x स्क्वायर इंटू 7 माइनस 4x इंटू 2 प्लस 1 इंटू एक्स इज लेस देन जीरो। सिंस इट इज इनइक्वालिटी, आपको एक वैल्यू मिलेगा क्या, नहीं, आपको रेंज ऑफ वैल्यूज मिलेंगे। ये क्लियर? ये क्वेश्चंस ट्राई करके देखो। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और टफ या फिर पर्टिकुलर सिचुएशनल वाले क्वेश्चंस रहेंगे, वो देखेंगे। बट अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे, हमें हमेशा क्या पूछा गया है जी, एंगल। तो स्केलर प्रोडक्ट का वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन समझ लो। व्हेनेवर आपको वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, हम कौन सा वाला पार्ट यूज करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। हमने कुछ उसके छोटे छोटे पार्ट भी देखे, लाइक कंपोनेंट्स, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, या फिर प्रोजेक्शन, इस टाइप से। ठीक है, ये ट्राई करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चंस।